हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार मरूदरा सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, आ जाओ सभी लोग, जुड़ जाओ। बहुत बढ़िया। ये देखो, आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, मृदा। मृदा मतलब सोइल, ठीक है, इसको इंग्लिश में सोइल बोलते हैं। ठीक है, ये आपके अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी दोनों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछता है इस पर। बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछने लग गया। जो पहले जो 2024-25 के पहले जो सवाल पूछता था वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इतने अच्छे सवाल नहीं पूछता था। आजकल थोड़ा वो डीप जाने लग गया। डीप जाने का कारण यही है कि अब वो सवाल इसमें अच्छे अच्छे बनाने लग गया और ऑथेंटिक किताबों से बनाने लग गया। मेन चीज है ऑथेंटिक किताब। आप ऑथेंटिक सोर्स पढ़िएगा। आपने देखिएगा, जो बच्चे आरएस के स्टूडेंट्स हैं, जो आरएस ने क्वालिफाई किया है, फर्स्ट रैंक आई है, जिसकी सेकंड रैंक, जिनकी रैंक अच्छी आई है, और जो मतलब यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो गया आपका, वो आपके फर्स्ट ग्रेड पेपर हो गया, सेकंड ग्रेड का पेपर हो गया, रीट का पेपर हो गया, पटवारी हो गया, वीडियो, जिस जिस के सिलेबस में ये सॉइल टॉपिक आता है उसके बारे में बिल्कुल आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये ऑथेंटिक किताबों से सोर्स लिए गए हैं, अच्छे अच्छे सोर्स लिए गए हैं, और आपका इससे सवाल गायब होने की चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आपका सवाल, सारे सवाल इस पे पुटअप हो जाएंगे। मैंने इसमें सारे पीवाईक्यूज सारे कवर कर लिए हैं। पीवाईक्यू जो आए हुए, किस टाइप के सवाल आए हुए हैं, और आरबीएससी का कलेक्शन कर लिया, एनसीईआरटी का कलेक्शन कर लिया, और हिंदी ग्रंथ अकादमी का कलेक्शन कर लिया। आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। जिन जिन स्टूडेंट ने ये टॉपिक पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, अगर आपको कोई नई चीज़, नया अपडेट मिले इसमें, आपको बहुत सारी चीज़ अपडेटेड मिलेगी, बहुत ज़्यादा अपडेटेड मिलेगी आपको। बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ डाटा लिया गया है, उसको भी मैंने कलेक्शन किया है। सब कुछ कलेक्शन करके फिर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात याद रखना। और ये वीडियो देखना, पूरी क्लास देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि याद रखना, ऑथेंटिक किताब है, ऑथेंटिक सोर्स, और मैं जो पढ़ाऊँ उतना उतना ही पढ़ना है। मेन चीज़, आजकल का ट्रेंड क्या हो गया, आजकल का ये ट्रेंड हो गया कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो पढ़ना क्या है, एक छोड़ना क्या है। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया कि छोड़ना क्या है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है कि आपको क्या याद नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट है। याद क्या करना, वो तो आपको सभी याद करना है, लेकिन क्या याद नहीं करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा से मैंने विश्लेषण करूंगा, बहुत तरीके से। जिस जिसके नोट्स में ऐड नहीं है वो ऐड करता जाए, और आराम से इस क्लास को पूरी देखिएगा, पूरे लेक्चर को। अगर आपको ये पूरा लेक्चर पूरा देखोगे, तरीके से देखोगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आगे चलते हैं अपन। ये लो, अब देखो, मृदा। मृदा के बारे में आज अपन पूरी चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखो, मतलब मृदा। मृदा क्या होती है? सोइल। सोइल का मतलब क्या होता है? सोइल आपको पता है चार चीजों से बना होता है। ठोस से बना होता है, और अपने किससे बना होता है? ये देखो, ठोस से बना होता है, और एक क्या होता है? रंध्रावकाश। ये क्या होता है? रंध्रावकाश का मतलब होता है कि वायु और पानी, वायु और पानी। आपको पता है रंध्रावकाश में, रंध्र मतलब छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं ना, उसको बोलते हैं रंध्र। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, एक मतलब आता है, एक पादप वाला टॉपिक आता है, पौधे वाला, जिसके अंदर मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, रंध्रावकाश आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रंध्र, रंध्र ना, फूल पत्तियों में होता है। ठीक है, में पत्तियों में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि रंध्र मतलब होता है कि वायु और पानी, वायु और पानी जहां से प्रवेश करेगा ना, जितना वो प्रवेश करेगा ना, उसको रंध्रावकाश बोलते हैं। रंध्रावकाश, अवकाश मतलब क्या होता है? अवकाश, अवकाश का मतलब होता है कि इसके अंदर पानी और वायु कितने दिन तक रुकी रह सकती है। जैसे मान लो कोई मिट्टी होती है, मिट्टी आपको बताया, आप जाओगे इधर किधर, अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ, तो आपको पता है रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी होती है। रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी के उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जल धारण करने की क्षमता कम होती है। क्या? जल धारण करने की क्षमता। जल तो धारण करेगी, लेकिन इतने टाइम तक रुक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके क्या, जो होते हैं ना मिट्टी के कण, वो बहुत थोड़े थोड़े मोटे होते हैं। मोटे होने की वजह से क्या, उसके अंदर पानी नहीं रुक पाता, और ना ही वायु रुक पाती है। ध्यान रखना, ठीक है, दोनों नहीं रुक पाते। और जैसे आप काली मिट्टी की तरफ आओगे ना, इधर हाड़ौती की साइड में, हाड़ौती की साइड में क्या होगा कि मिट्टी है ना, अगर आप मान लो इतनी सी मिट्टी लोगे, मिट्टी के अंदर आप पानी में डाल दो, वो बिल्कुल फूल जाएगी। क्या? वो फूल जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया, पानी और वायु है ना, दोनों का क्या कर दिया, एक
अवकाश मतलब उसके अंदर खुद के अंदर ऑब्जर्व कर लिया, क्या कर लिया, ऑब्जर्व अवशोषण कर लिया उस पानी का और वायु का अवशोषण कर लिया। उसी पानी और वायु के अवशोषण के कारण वो पहले मिट्टी थी वो इतनी हो गई, मतलब फूल गई। मेन चीज क्या होता है कि उसका रंध्रावकाश ज्यादा है। क्या रंध्रावकाश ज्यादा है, इसका मतलब किसका, काली मिट्टी का रंध्रावकाश ज्यादा। अपन इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे भाई काली मिट्टी क्या होती है, अपने रेतीली मिट्टी क्या होती है, लेकिन आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि रंध्रावकाश क्या होता है। मेन चीज यही है। 50% तो ठोस होगा। ठोस में क्या क्या आएगा, ठोस में आपका मतलब कुछ रासायनिक कण आएंगे, जैविक पदार्थ भी आएंगे, कार्बनिक पदार्थ भी आएंगे, ये ठोस के अंदर अपने आएंगे। ठीक है, ठोस के अंदर जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं कौन सी मिट्टी के अंदर एल्यूमिनियम होता है, फास्फोरस होता है, और अपने पोटास होता है, चूना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो वो क्या हो गए, सारे के सारे ठोस हो गए। क्या हो गए, ठोस। और जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ भी इसके अंदर आ गए। ह्यूमस हो गया, सड़े गले मतलब सड़े वो आते हैं ना, मतलब सड़े फूल पत्तियां वगैरह, सड़ी वनस्पतियां वगैरह, सूक्ष्म जीव हो गए, वो इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ में आएंगे। ठीक है, अब याद रखना रंध्रावकाश का मैंने बता ही दिया। रंध्रावकाश का मतलब होता है कि आप उसके अंदर पानी और वायु, पानी और वायु कितने दिनों तक स्टोर रह सकती है, कितने दिनों तक वो अवशोषण करके रख सकता है। काली मिट्टी का आपको पता है, एक साइड आप काली मिट्टी रखना और एक साइड आप रेतीली मिट्टी रखना। ठीक है, रेतीली मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी, दोनों में पानी 1-1 लीटर पानी डाल देना। ठीक है, नॉर्मल जैसे मान लो आपने 5-5 किलो मिट्टी ले ली दोनों की तरफ, यहाँ पे भी 5 किलो मिट्टी ले ली, यहाँ पे भी 5 किलो मिट्टी ले ली। 5 किलो मिट्टी कौन सी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, और 5 किलो काली मिट्टी है। ठीक है, मैं दोनों में 1-1 लीटर पानी डाल देता हूँ। अब देखना आप 5 दिन बाद में देखोगे ना, तो जो ये वाली मिट्टी है ना, मरुस्थलीय मिट्टी, ये ज़्यादा सूखी हुई होगी, और ये काली मिट्टी है ना वो गीली होगी। क्यों गीली क्यों होगी भाई, पानी तो अपन ने सेम डाला था, पानी की मात्रा भी सेम थी, सेम ही समय तक रखा था अपन ने, जितना टाइम था, जितने 5 दिन यहाँ रखा तो 5 दिन यहाँ रखा था, दोनों को 5-5 दिन रखा। अब मेन चीज क्या होता है कि इसके कण क्या, काली मिट्टी के कण क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मतलब महीन कण होते हैं। महीन कण मतलब महीन कण होते हैं और इसके मोटे होते हैं। तो मोटे होंगे तो वायु मतलब जो होगा ना, मतलब पानी पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। और इधर जो काली मिट्टी रखी थी ना, काली मिट्टी के कण आपको पता है महीन होते हैं, तो इसको क्या, जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होने के कारण इसके अंदर पानी में आपको पता है नमी रहेगी, तो इसलिए ये जल धारण, इसका रंध्रावकाश ज्यादा होता है। किसका, काली मिट्टी का। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, अपने इसके रेतीली मिट्टी की तुलना में। ठीक है, रंध्रावकाश का मतलब आप मेरे हिसाब से समझ गए। ठीक है, रंध्रावकाश मतलब द्रव और गैस। ठीक है, अब आपको पता द्रव, द्रव मतलब पानी, पानी पानी होता है। गैस, गैस के मतलब आपको पता है इसमें नाइट्रोजन गैसें भी होती है, छोटी मोटी और भी गैसें होती है, उन गैसों की बात कर रहा है मेन चीज। ठीक है, तो याद रखना 100% मिट्टी है, 100% मिट्टी में आपको 25% तो वायु मिलेगी और 25% क्या मिलेगा, द्रव। 25% पानी और 25% गैस, ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ठोस, ठोस के अंदर मैंने अभी आपको बोला था एल्यूमिनियम में होगा, फास्फोरस भी होगा, बहुत सारे मतलब रासायनिक तत्व होंगे। क्या होंगे, रासायनिक तत्व, और जैविक पदार्थ होंगे। ठीक है, याद रखना ये रासायनिक तत्व, इसको खनिज पदार्थ भी बोला जाता है। खनिज पदार्थ मतलब आपको पता है, आप 118 तत्व ऐसा है कुछ केमिस्ट्री आप मतलब आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं के अंदर, कि आपने एल्यूमिनियम का नाम भी सुना होगा, कैल्शियम का नाम भी सुना होगा, और पोटास, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के रासायनिक तत्व है। ठीक है, तो ये रासायनिक तत्व की मात्रा होती है 45%। कितनी होती है, 45%। ठीक है, और जो 5% बच गए ना, उसमें कार्बनिक पदार्थ आएगा, मतलब सड़े जीव मतलब सड़े जीव मतलब जीवों का मतलब बिल्कुल सा मतलब कंपोज्ड, मतलब कंपोज्ड का मतलब आप मान लो कि इसके अंदर ह्यूमस भी होगा और जैविक पदार्थ, मतलब जैसे मान लो कोई भी फूल पत्तियां हैं, फूल पत्तियां सड़ जाती है, गल जाती है, गलते ही फिर वो क्या मिट्टी में मिल जाती है, तो उसमें क्या एक ह्यूमस रहता है। एक अपना जैसे मान लो गोबर, गोबर होता है, गोबर भी एक क्या प्रकार का जैविक पदार्थ है। क्या है, ये जैविक पदार्थ है। ठीक है, वो रासायनिक तत्व नहीं है। अब ठीक है, जो अपने पशुओं से गोबर प्राप्त होता है वो याद रखना। ठीक है, तो इसमें देख लो कि खनिज पदार्थ कितने प्रतिशत है, 45। खनिज पदार्थ बोले या रासायनिक तत्व बोले, बात एक ही है। ये कितने प्रतिशत है, 45%। आपको बोले कि कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ कितना प्रतिशत है, 5%। ठीक है, तो ये 45 और 5 कितना हो गया, 50, और 50 इधर हो गया, ये अपना 50% द्रव और
और सॉरी 25% द्रव और 25% गैस। तो ये बात, ये कॉम्बिनेशन, ये 100% का हो गया पूरा कॉम्बिनेशन, ये बात याद रखना, ठीक है। ये हो गई मृदा। मृदा इन चारों के कलेक्शन से मृदा बनती है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है ना तो वो मृदा नहीं कहलाएगी। क्या? मृदा नहीं कहलाएगी। अब मेन चीज क्या होता है आपको पता है, आप मरुस्थलीय मिट्टी में जाओगे, इधर मरुस्थलीय मिट्टी रेतीली मिट्टी होती है, इधर अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ, इसके अंदर आपको पता ह्यूमस नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। इधर कम से कम थोड़ा बहुत तो पाया जाता है, इधर अपने पूर्वी राजस्थान की तरफ, दक्षिणी मतलब दक्षिणी राजस्थान की तरफ पाया जाता है, लेकिन मेन चीज होता है इधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ नहीं पाया जाता, ठीक। तो जैसे मान लो अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर ये ओनली रेत है। क्या है? रेत। क्या है? रेत। याद रखना, रेत और मृदा में अंतर क्या होता है? रेत और मृदा में क्या होगा? मृदा में रासायनिक तत्व भी आएगा, खनिज पदार्थ भी आएगा, मतलब ये कार्बनिक पदार्थ भी आएगा, और द्रव भी आएगा, और गैस भी आएगा। ये चारों कॉम्बिनेशन होंगे तो आपका मृदा कहलाएगा। अगर इसके अंदर ह्यूमस नहीं होगा, मतलब कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ नहीं होंगे, तो फिर ये क्या कहलाएगा? रेत कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहां तक तो वो एग्जामिनर सवाल पूछ चुका। क्या? यहां तक आ गया वो सवाल पूछता पूछता, और मृदा के अंदर ये चारों आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि मेन चीज एग्जामिनर ने यहां तक तो सवाल पूछ लिया, यहां तक वो सवाल पूछ लिया, ठीक है। अब वो इसके आगे आएगा शिफ्ट। अब ये क्या सारे ये आपके आरबीएससी की किताबों में दे रखे हैं जो आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट। ये आपको एक ऑथेंटिक कंटेंट लेके आया हूँ, बहुत अच्छा कलेक्शन किया है मैंने, ठीक है। अब याद रखना, अगर आपको वो बोले कि खनिज पदार्थ किन किन से बने होते हैं, जो मिट्टी के जो खनिज पदार्थ है ना उसमें क्या क्या होता है, तो इसमें कोलाइड्स होता है और क्रिस्टोलाइड्स होता है। याद रखना, कोलाइड्स कोलाइड्स और क्रिस्टोलाइड्स। कोलाइड्स और क्रिस्टोलाइड्स किसके भाग हैं? खनिज पदार्थ या रासायनिक तत्व के। किसके हैं? रासायनिक तत्व या खनिज पदार्थ के भाग है क्रिस्टोलाइड और कोलाइड्स। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब देखो, अब आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां तक तो क्लियर है। अब आ जाओ कार्बनिक पदार्थ। वो ऐसा बोलेगा भाई कार्बनिक पदार्थ के कौन कौन से भाग है, तो कार्बनिक पदार्थ में एक तो ह्यूमस आता है, एक सूक्ष्म जीव आता है। आपको पता है मिट्टी के अंदर छोटे मोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि आपने एक नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा। नाइट्रोजन चक्र जो मिट्टी के लिए होता है, मिट्टी के अंदर होता है, आपको पता है नाइट्रेट में बदलता है, कभी किस में बदलता है। तो मेन चीज क्या होता है कि उसमें क्या ये सूक्ष्म जीवों की वजह से वो परिवर्तन आता है, तो वही सूक्ष्म जीव है, याद रखना, ठीक है। वो नाइट्रोजन चक्र में काम आता है ना मिट्टी में। ये समझाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये ह्यूमस और सूक्ष्म जीव दोनों से मिलकर क्या बना हुआ? जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ। क्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं? बायोलॉजिकल। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कि जैविक पदार्थ किससे बनाता है? ह्यूमस से और सूक्ष्म जीव से। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये आपको पूरा फॉर्मेट याद करना है। शुरू में मृदा, मृदा के 4 भाग है। 4 भाग कौन सा है? वायु, जल। वायु, जल। वायु कितना है? 25%। जल कितना है? अपना 25%। और 45% कौन सा है? खनिज पदार्थ। और 5% कौन से हैं? जैविक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ। ये आपको याद। अब आपको वापस से पूछेगा कि खनिज पदार्थ के कौन कौन से भाग है। खनिज पदार्थ के कौन से भाग है? एक तो कोलाइड्स होगा और क्रिस्टोलाइड्स होगा। क्या होगा? कोलाइड्स और क्रिस्टोलाइड्स। ये दोनों बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब आ जाओ अपने कहाँ पे? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में एक तो ह्यूमस होता है, ह्यूमस के अलावा सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीव। ह्यूमस और सूक्ष्म जीव 2 होते हैं, ठीक है। अब याद रखना, वो यहां से सवाल ऐसे घुमा सकता है, एक तो द्रव हो गया और एक गैस हो गया। अब द्रव और गैस में वो ऐसा बोलेगा कि इन दोनों का रंध्रावकाश में दोनों का अनुपात कितना है? 50%। इसको भूल जाओ, पीछे वाले को, ये पीछे वाले को भूल जाओ, भूल गए। अब इधर इधर वाला याद रखो 2 मिनट के लिए। वो एक सा सवाल घुमाएगा जो रंध्रावकाश है ना आपका, रंध्रावकाश मिट्टी के अंदर, उसके अंदर आया हुआ सवाल है, तब बोल रहा हूँ। और ये आपके आरबीएससी के पीवाईक्यू में लिखा हुआ है, मतलब उसमें आरबीएससी की जो बुक होती है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लास्ट पीछे की साइड में ऑब्जेक्टिव, उनमें लिखा हुआ है। ये बात याद रखना, ठीक है। द्रव और गैस, द्रव और गैस का दोनों का अनुपात कितना है? 50-50% या 25-25%। 25-25% मत करना, वो इनका इनका पूछ रहा है। ये तो पूरा आप तो इसको 100% मान लो, इस वाले को 100% मान लो, तो ये आधा ही हो गया, आधा ही हो गया, दोनों आधे आधे ही तो हैं। अगर वो पूछे कि नहीं मिट्टी में बताओ, क्या मिट्टी में दोनों का प्रतिशत बताओ, तो कितना है? 25-25। अगर वो आपको पूछे रंध्रावकाश में पूछे तो 50-50। दोनों में अंतर समझना, वापस बोल रहा हूँ, आई रिपीट।
मिट्टी में पूछे कि इनका योगदान कितना है तो 25% है, ठीक है। अगर वो पूछे कि रंध्रावकाश में कितना योगदान है, मिट्टी का नाम नहीं ले, रंध्रावकाश का नाम ले, तो कितना होगा 50%। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे चल रहा हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया होगा। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका इसमें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। ये देखो, अब देखो मेन चीज क्या होता है, मैंने भी बोला मृदा, ठीक है। मृदा के अंदर मैंने बोला क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर वायु पाई जाएगी, द्रव पाया जाएगा, खनिज पदार्थ पाया जाएगा और कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ। अब इसमें देखो ये वाली है, अगर इसके अंदर जैविक पदार्थ नहीं होंगे तो क्या ये पेड़ पौधा उग जाएगा? नहीं उगेगा, याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो पानी में नमी है, नमी है थोड़ी बहुत, तो पानी भी है। अब ये ऊपर फूली हुई है, आप इसको मिट्टी को थोड़ा सा दबाओगे ना, इसे दबाओगे ना, बिल्कुल पिचका दोगे। आपने मतलब वो कुछ बनाया होगा, मतलब बचपन में लड्डू बनाते थे अपन, आपको पता है, खेलते थे तब उस टाइम, मतलब ऐसे गाड़ निकाल निकाल के लड्डू बनाते थे, है हलवाई का काम करते थे। कभी सबने किए होंगे, मुझे पता है सभी करते हैं, बचपन होता है आदमी का, ठीक है, और बचपन में एंजॉय करना भी चाहिए। तो आपको पता है पहले इतनी मिट्टी को अपन इसको दबा देते थे बिल्कुल, तो मतलब अंदर वायु होती थी, क्या होती थी? वायु तो होती थी, इसलिए वो दब गया। तो मतलब वायु भी है, पानी भी है, और इसके अंदर खनिज पदार्थ भी, क्योंकि मेन चीज क्या होता है, ये खनिज कहाँ से आते हैं? जो मतलब आप बोल रहे हो सर ये खनिज खनिज कहाँ से आते हैं? मान लो कोई भी चट्टान होती है ना, कोई चट्टान, मान लो ये चट्टान है, ठीक है। अब ये चट्टान है, चट्टान से क्या होगा, वायु और बरसात के कारण है ना, मतलब वायु आएगी, वायु से टकराएगी, बरसात इस पे आएगी, तो इसका धीरे 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 वो ये चट्टानें घिस जाती है। चट्टानें घिसने के कारण क्या होता है, जैसे ये चट्टानें घिसेगी तो नीचे आएंगे, इसके कारण नीचे आएंगे और ये गुड़कते, मतलब फैलते फैलते फैलते, मतलब गति करते 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 ये है ना छोटे छोटे कणों में हो जाएंगे, तो फिर ये मिट्टी का रूप ले लेंगे। क्या लेंगे? मिट्टी का रूप ले लेंगे। मतलब क्या होगा, ये इनका विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विखंडन, इनका विखंडन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चट्टानों का क्या होगा? विखंडन। चट्टानों के विखंडन से क्या होगा, आपने को खनिज मिलेंगे, ठीक है, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ आएंगे। खनिज पदार्थ मिट्टी के रूप में आएंगे, इसमें आएंगे मिट्टी के रूप में, ठीक है। तो इसके अंदर मिट्टी भी है, हुमस भी, आपको पता है गोबर डालते हैं अपन, खाद डालते हैं, वो क्या है? जैविक। क्या है? जैविक। ये बात याद रखना, ठीक है। मृदा के मैंने अभी 4 भाग बताए, वापस बोल रहा हूँ, ठीक है, ये चारों के चारों याद रखना। मृदा और द्रव का कितना प्रतिशत है? 25% है। जैविक पदार्थ कितना है? 5%। और खनिज पदार्थ कितना है? 45%। इनकी परसेंटेज सब याद रखना, जो मैंने बताया बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सवाल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब यार, अब बोलोगे सर ये तो मृदा है, लेकिन ये क्या है? इसका नाम है पेट्राइट मृदा। इसका नाम है पेट्राइट मृदा। सर बोलोगे ये पेट्राइट मृदा क्या होती है? पेट्राइट मृदा क्या होती है, इसके अंदर मैंने अभी आपको क्या बताया, एक तो खनिज पदार्थ बताया, ठीक है। खनिज पदार्थ के अलावा मैंने क्या बताया? जैविक पदार्थ, ठीक है। खनिज पदार्थ, जैविक पदार्थ, और एक बताया मैंने द्रव। क्लियर है? और एक मैंने क्या बताया आपको? गैस। मैंने अभी आपको बताया 25% तो इसका होता है, 25% इसका होता है, 5% इसका होता है, और 45% इसका होता है। अब इसमें क्या होता है, ये वाली है ना, इसके अंदर मैं खनिज की मात्रा को कम कर दूं। क्या कर दूं? खनिज की मात्रा तो मैं कर दूं, लगभग लगभग कर दूं, मैं इसको उल्टा कर दूं। क्या कर दिया मैंने? इसको उल्टा कर दिया। मैंने इसको तो कर दिया 5% और इसको कर दिया 45%। अब ये कौन सी मिट्टी हो गई? ये पेट्राइट मृदा होगी। क्या हो गई? पेट्राइट मृदा हो गई। ये बात याद रखना। अब ये मृदा नहीं बची सिंपल, ये पेट्राइट मृदा होगी। आपको पेट्राइट, जैसे मान लो आपका मतलब गोबर होता है ना, गोबर होता है, गोबर एक तरह का मतलब खाद होती है ना, खाद बन जाता है, खाद का रूप ले लेता है। तो उसके अंदर याद रखना, जो खनिज पदार्थ हो गए वो तो 5% ही होंगे, लेकिन जैविक पदार्थ ज़्यादा होंगे। मतलब इसमें से 45 से 50% है ना, वो क्या होंगे? इसमें जैविक पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे। आपको पता है खाद होती है वो बिल्कुल काली होती है, काली काली होती है ना, तो इसको है ना फिर अपन काली मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी वो वाली नहीं, ये अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है उत्तराखंड, केरल, और अपने उत्तराखंड में, केरल में, इस पश्चिम बंगाल में, इस साइड में पाई जाती है ना। ये उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल साइड में पाई जाती है, अपने राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ये जिसमें जैविक, अगर जिसमें देख लो, अगर इसका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए, अब ये देखो, अगर इसका कॉम्बिनेशन ये नहीं रहे ना,
ये 45 उठ के यहाँ आ जाए और ये 5% यहाँ चल जाए, तो फिर ये कौन सी बन जाएगी, पेटराइट मृदा। होंगे 4 हुई, फिर पेटराइट पीटराइट मृदा बन जाए, कौन सी, पीटराइट मृदा। ठीक है, पीटराइट मृदा बनने के बाद अगर ये कॉम्बिनेशन रहे ना तो नॉर्मल मृदा होगी। कौन सी होगी, नॉर्मल मृदा होगी। अब उसके बाद में फिर अपन ये देखेंगे, अगर फिर जो खनिज पदार्थ होंगे इसमें कौन सा खनिज पदार्थ है। इसमें जो मान लो एल्यूमिनियम है तो ये लाल लाल मिट्टी बन जाएगी। इसके अंदर मान लो कि कैल्शियम और पोटाश है तो ये काली मिट्टी बन जाएगी। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। मेन चीज़ है, ज़्यादा रोल है ना वो इसका होता है, खनिज पदार्थ का ज़्यादा रोल होता है। ये पैतृक पदार्थ होता है, इसी के कारण ही सारे रंग रूप चेंज होते हैं। क्या पैदा होगा क्या नहीं होगा वो इस पे ज़्यादा डिपेंडेड होता है। ठीक है, ये है मुख्य काम, तो ये भी करेंगे तीनों, लेकिन ज़्यादा ये है, इसका बारे में ये आपको ये याद रखनी है। क्लियर है। अब देखो, पेट्राइट, पेट्राइट मृदा मैंने बता दी, पेट्राइट या पीटराइट, इसको पीटराइट भी बोलते हैं ना, याद रखना इसको पीटराइट, पीटराइट, इसको कहीं पीटराइट भी बोलते हैं, पेट्राइट भी बोलते हैं, दोनों आप नाम याद रखना। ठीक है, क्लियर है। आगे चलो, ये खाद का रूप होता है। ठीक है, अब ये देखो, पीटराइट या पीठ में भी बोलते हैं, इसको याद रखना। इसको पीठ में, इसके 3 नाम है, पीटराइट है, पीटराइट या पीठ में, और पेट्राइट भी बोलते हैं, इसको याद रखना ना, तीनों ही बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, कोई सा भी नाम आ जाए तो याद रखना। मैंने क्या बोला, इसमें 40 से 50% क्या होता है, ह्यूमस, जैविक पदार्थ। क्या बोला, जैविक पदार्थ, जिसमें 40 से 50% जैविक पदार्थ होगा वो पीठ में पीटराइट या पेट्राइट मृदा होगी। ठीक है, इसका गाढ़ा काला रंग होता है। क्यों काला रंग क्यों होता है, क्योंकि काला रंग क्या, इसका कारण क्या है, इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है। जैविक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर गाढ़ा काला रंग पाया जाता है। ठीक है, ये बात है। और ये उच्च आर्द्रता वाले भागों में पाई जाती है, जहाँ पर उच्च आर्द्रता, आपको पता है पश्चिम बंगाल साइड में जाओगे, केरल जाओगे, उत्तराखंड जाओगे, वहाँ पर पानी की बहुत मतलब अच्छा है। वहाँ पे जलवायु है ना वो उच्च आर्द्रता वाली है, मतलब है ना, वहाँ पर शुष्क जलवायु नहीं। अभी आपको पता है यहाँ पे अपने राजस्थान में क्यों नहीं पाई जाती, राजस्थान में इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पर अपने शुष्क जलवायु है। शुष्क जलवायु उपोष्ण, उपोष्ण जलवायु है, इसके कारण नहीं पाई जाती, याद रखना। ठीक है, उच्च आर्द्रता में पाई जाती है। ये देखो, उत्तराखंड, केरल और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। और ये आप वापस इसकी फोटो देख लीजिएगा, ये होती है काली काली सी होती है, गाढ़ा काला रंग होता है। ठीक है, इसमें 40 से 50% आपको पता है जैविक पदार्थ मिलेंगे। ठीक है, आगे चलो। हाँ जी, अब देखो, अब ये अब पूछेंगे मृदा का मिश्रण, कि मृदा का मिश्रण, मैंने अभी बोला था मृदा का मिश्रण में क्या है, ठोस, ठोस में क्या आएगा अपना, खनिज पदार्थ और जैविक पदार्थ। ठीक है, द्रव और गैस, याद रखना, मृदा के मिश्रण में ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। वो एग्जामिनर कैसे घुमा के पूछ लेगा सवाल कि बताओ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, ठोस पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, गैस पाया जाता है, तो आपको तीनों पाया जाता है। क्या बोलोगे, तीनों ही पाए जाते हैं, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अब याद रखना, इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होंगे और भौतिक परिवर्तन होंगे। अब इसमें भौतिक परिवर्तन कैसे होंगे, आपको पता है, मैंने आपको बताई चट्टान थी, चट्टान घिसेगी, घिसते 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 जो मिट्टी के कण, उसके जो छोटे छोटे पत्थर के कण वो नीचे आएंगे, नीचे आते आते आपको पता है वो गुड़ते 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 है ना, फिर वो क्या होगा, वो छोटे छोटे मिट्टी का रूप ले लेंगे, मिट्टी का रूप ले लेंगे। तो जो चट्टान में ग्रेनाइट था, नीस था, सिस्ट था, या कुछ भी था, एनीवन, एल्यूमिनियम था, पोटास था, कैल्शियम था, जो भी था ना उस चट्टान में, वो सारा मिट्टी के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये अपक्ष है, इसमें क्या हो गया, विखंडन। क्या हो गया, इसमें विखंडन हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया विखंडन। विखंडन या अपक्षय, क्या बोलते हैं इसको, अपक्षय, विखंडन बोलते हैं या अपक्षय बोलते हैं। इसके ये कौन सा कारण है, ये कौन सा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन। कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। अब बोलोगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि आपको पता है मिट्टी है, इसके अंदर आपको पता है इसके अंदर जैविक पदार्थ भी जाएंगे, जैविक जैविक पदार्थ के कारण वहाँ पर आपको पता है बहुत सारी क्रिया होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में इनको सूक्ष्म जीव बदलते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो आप एक बार देखना, अगर आपके साइंस सब्जेक्ट है तो आपके नाइट्रोजन चक्र अवश्य आएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है, दोनों प्रकार के परिवर्तन होता है। वो आपको कैसे भी पूछ लेगा कि मृदा में कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है, तो या दोनों,
अब बोला मृदा में रासायनिक और भौतिक भौतिक परिवर्तन दोनों होता है। इसमें ठोस भी पाया जाता है, द्रव भी पाया जाता है, गैस भी पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मृदा सामान्यतः 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपको पता है, ये मृदा है, ये अपना जैसे मान लो ये है ये है, और ये अपन ने यहाँ पे खड्डा खोद दिया। अब आपने गड्ढा खोदेंगे ना, तो यहाँ से कम भी है ना 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक मृदा पाई जाती है लगभग सामान्यतः। कहीं कहीं पे क्या होगा, ये वाला एरिया है ना, आपको पता है मृदा ऊपर ऊपर थोड़ी होती है, यहाँ तक होती है। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो, आपको इसका चित्र देखो। अपने यहाँ पे फसल करते हैं, फसल पेड़ पौधे उगाते हैं। अब आपको देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये कम से कम 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक होती है गहराई इसकी। और कहीं कहीं पर ये गहराई है ना 150 मीटर भी चल जाती है, ये 150 सेंटीमीटर भी चल जाती है। ये कहीं कहीं क्या ना, ज्यादातर सामान्यतः तो इतनी रहती है, लेकिन ज्यादातर क्या होती है, कभी कहीं कहीं बहुत ज्यादा कोई जगह होगी ना, कोई ज्यादा मतलब गहरी होगी जिसमें चट्टानें बहुत ज्यादा नीचे ही है, तो वो 150 सेंटीमीटर के आसपास चली जाएगी। याद रखना, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब देखो, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 30 से 40 सेंटीमीटर तक ये आपको याद रखना है, ठीक है। मृदा त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड में। अब त्रिविमीय क्या होता है, अभी आपको पता है, अपन ने आप सुना होगा, अगर आप लंबाई लोगे वो क्या होगा, एक विमीय। अगर आप लंबाई और चौड़ाई दोनों लोगे ना, तो वो क्या होगा, द्विविमीय। आपने पढ़ा होगा गणित में अंदर, ये तो हो गया एक विमीय, ये हो गया द्विविमीय, और ये हो गया त्रिविमीय। त्रिविमीय का मतलब ये होता है कि ये देखो, ऊपर वाला सरफेस है, ये तो हो गई लंबाई, और ये हो गई चौड़ाई पीछे से, ठीक है, और ये हो गई गहराई। तीनों चीज आ जाती है तो ये त्रिमीमीय पिंड हो जाता है। मतलब ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम मतलब ये आयतन का रूप ले लिया, ये क्षेत्र का रूप नहीं लिया। कोई भी पूछे कि मृदा क्या है, कोई भी पूछे ना आपको कि मृदा क्या है, मिट्टी, कोई बोल दे, आप देखो यही कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जामिनर आपका बहुत तेज है, एग्जामिनर क्या बोलेगा कि मृदा होती है, आपको तो ये ऊपर ऊपर से लग रही है मृदा, आप बोलोगे, एग्जामिनर बोलेगा ये एक विमीय है, या द्विविमीय है, या त्रिविमीय है। आप देखोगे यार ऊपर तो सरफेस है, तो ये तो क्षेत्रफल के रूप में आ गया, तो क्षेत्रफल के रूप में आ गया, तो ये क्या है, एक द्विविमीय। आप बोल दोगे द्विविमीय नहीं, मृदा अंदर भी है, ऊपर ऊपर थोड़ी है मृदा, अंदर भी तो है। तो ये याद रखना, त्रिविमीय पिंड है। क्या होगा, त्रिविमीय पिंड है। आपको एग्जामिनर कहाँ कंफ्यूज करेगा मेरे को पता है, तो इस बारे में आपको ये याद रखनी, ठीक है। त्रिविमीय पिंड करना, द्विविमीय पिंड मत करना, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अब ये देखो, ये आ गई। अब ये देखो, ऊपरी संयंत्र की मृदा, जैसे मान लो ये खड्डा है, जैसे मान लो ये वाला है। अब जैसे मान लो कि ये आपको दिख रहा है, ये गहराई दिख रही है ना, इस गहराई को मैं वहां लेके आ रहा हूं। ये वाला है ना, 1 2 3 4 भागों में बटा हुआ है ना ये, 1 2 3 4, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है यार। ऊपरी संयंत्र की मृदा मतलब ऊपर वाली जो आपको दिखते हैं ना, ऊपरी संयंत्र की मृदा जो आपको ऊपर से दिखती है। आप मान लो घूम रहे हो, खेत के अंदर घूम रहे हो, घूमते घूमते जो आपको ये मृदा दिख रही है ना, ये ऊपरी सहस्त्र की मृदा। इसके अंदर की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर की बात करूंगा। इसमें रासायनिक तत्व होंगे और जैविक तत्व होंगे। आपको पता है यहाँ पर खाद डालते हो, आप डालते हो ना, तो खाद डालोगे, फिर आपको पता है रासायनिक तत्व जिस चट्टान से या किसी पत्थर से ये कण छोटे हुए हैं, तो वो रासायनिक तत्वों में आएंगे। किस में आएंगे, रासायनिक तत्वों में आएंगे, ठीक है। तो खाद डालोगे तो जैविक तत्व होंगे, ऊपर जैविक तत्व भी होंगे, और रासायनिक ऊपर की साइड में क्या, ओनली जैविक तत्व ऊपर होंगे, अंदर नहीं होंगे। ये बात याद रखना, ठीक है। जहां जैविक तत्व होंगे वहां पर ये मृदा पाई जाएगी, ठीक है। आगे चलना, इसको पृष्ठ मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा, इसको आपको पता है, इसके अंदर इसको मतलब जो अपने लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, इसको फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर, फ्लोर या पृष्ठ क्या बोलते हैं, फ्लोर। अगर आपको पूछे कि लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोर। और फ्लोर बोलेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पृष्ठ। क्या है, पृष्ठ, पृष्ठ। ये आपको याद रखनी, ठीक है। अब आ जाओ, ये उपमृदा क्या होती है। उपमृदा मतलब ये रही, ये आपको ये दिख रही है, ये वाला, ये मेरा हाथ देखो, ये वाला पोर्शन, ये लाल लाल सा दिख रहा है आपको, ये तो हो गई कौन सी, पृष्ठ मृदा, ऊपर वाली, ठीक है। और ये हो गई, ये कौन सी मृदा हो गई अपनी,
ये वाली उपमर्दा। उपमर्दा, उपमर्दा और अवमर्दा अलग अलग है, दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उपमर्दा और अवमर्दा अलग अलग होते हैं, याद रखना, वो कंफ्यूज करेगा। वो कैसे कंफ्यूज करेगा देखो, अब आपको पता है यहाँ तक ठीक है। और इस उपमर्दा में रासायनिक तत्व पाए जाएंगे, इसमें जैविक तत्व नहीं पाए जाएंगे। क्या? इसमें जैविक तत्व नहीं पाए जाएंगे, इसमें उपमर्दा में ओनली रासायनिक तत्व पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? ये देखो, ये मिट्टी है ना, इसके अंदर रासायनिक तत्व है। यहाँ पे जैविक तत्व तो ऊपर ऊपर है, यहाँ पे रासायनिक तत्व यहीं पाए जाएंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। क्लियर है? अब देखो सी में आ जाओ। अधः स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टाने, मतलब चट्टाने तो है लेकिन इसमें आधी तो चट्टाने हैं, आधी तो चट्टानों के कण है और आधी मिट्टी। क्या बोले? अधः स्तरीय मतलब अधः स्तरीय अपक्षित, मतलब आधी अपक्षित मतलब विखंडन। क्या? अपक्षित का मतलब होता है विखंडन, मतलब आधी चट्टाने विखंडित हुई और आधी नहीं हुई। क्लियर है? ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये वाला देखो पोर्शन, इसमें देखो ये वाली दिख रही है आपको, ये वाले ये चट्टाने हैं और चट्टानों के साथ मिट्टी भी पाई जा रही है, साइड साइड में पाई जा रही है मिट्टी। तो ये चट्टाने अध स्तरीय अपक्षित मतलब आधी चट्टाने तो मिट्टी के रूप में होगी और आधी चट्टाने हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अपक्षयित रहित आधारी चट्टाने मतलब अपक्षित रहित मतलब इसमें अपक्षय नहीं हुआ है, मतलब विखंडित नहीं हुए, ये ओनली पूरी चट्टाने। क्या है? चट्टाने। ये देखो, ये दिख रही है आपको, नीचे चट्टान है, चट्टान चट्टान थोड़ी थोड़ी मतलब इसके कण होते होते थोड़े महीन हुए, महीन होते हुए मिट्टी में आए, मिट्टी आती फिर ये अब यहाँ पर कौन सा है? रासायनिक तत्व के रूप में आया। अब यहाँ पे देखो पत्थर नहीं है, यहाँ पर पत्थर है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर ये पत्थर होते हुए ऊपर आए, फिर इसमें जैविक पदार्थ भी मिल गए, वनस्पतियाँ मिल गई, खाद मिल गया, इससे फिर ये उपजाऊ हो गई। यह देख रहा हूँ ऊपर वाली मिट्टी है, नहीं ऊपर वाली मिट्टी, ये ऊपर वाली मिट्टी है ना, ये वाली ओनली वो क्या होती है? उपजाऊ होती है, बाकी ये अनुपजाऊ होती है। याद रखना, ये उपजाऊ नहीं होती, ऊपर ऊपर वाली उपजाऊ होती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो अपक्षय रहित आधारी चट्टाने। ठीक है, अब याद रखना, उपमर्दा जिसमें जैविक पदार्थ नहीं है ना, उसको बोलेंगे अवमर्दा। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाएगा कि अवमर्दा किसे कहते हैं? जिसके अंदर ओनली रासायनिक तत्व पाए जाए हो, इसमें जैविक पदार्थ नहीं पाए जाते हो ना, उसको अवमर्दा बोलते हैं। जिस अब आपको पता है जैविक पदार्थ ऊपर वाली में, ऊपरी संस्तर की मर्दा में, इन तीनों में थोड़ी है। ठीक है, तो याद रखना, इसको अवमर्दा बोलेंगे, इसको अवमर्दा बोलेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? आ जाओ, यहां तक मैंने पूरा डिटेल कर दिया। ये देखो, ये आ गया ऊपर जैविक पदार्थ है, रासायनिक तत्व है, यहाँ पर रासायनिक तत्व है, और यहाँ पर आपको पता है कहाँ पे अध अपक्षयित मतलब आदि अपक्षयित है, और ये बिल्कुल भी अपक्षित नहीं है, अपक्षित रहित है। क्लियर है? अगर जो अपन ने इसका अध्ययन किया ना, ये ऊपर से लेके नीचे तक का अध्ययन, ये पूरा, ये पूरे ऊपर से लेके नीचे तक का अपन ने अध्ययन किया ना, इसी को बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। याद रखना, एग्जामिनर ऐसे ही सवाल बनाएगा कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती, क्या होता है? मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? मृदा परिच्छेदिका ये होती है कि मृदा का ऊर्ध्वाधर काट। आपको पता है, ये तो हो गया, जैसे मान लो कि ये आपका कोई पिंड है, अगर आप ऐसे जाते हो ना, या फिर ऐसे ऐसे जाते हो, तो ये तो हो गया क्षैतिज रूप। क्या हो गया? क्षैतिज रूप। अगर आप इसके बिल्कुल लंबवत जाते हो ना, इसके लंबवत या लंबवत ऊपर आते हो, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर काट। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। याद रखना, तो इसका जैसा आपको पता है, मैंने खड्डा खोदा है, यहाँ पे खड्डा खोदा तो मैं सीधा जाऊंगा, तो यहाँ पे ऊपर तो जैविक आएगी, मतलब रासायनिक जैविक पदार्थ आएंगे, फिर रासायनिक पदार्थ आएंगे, फिर आपको पता आधी मिट्टी आधी चट्टाने आएंगी, फिर नीचे चट्टाने आएगी। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन ये आपको याद रखना। ठीक है, तो मैंने यहाँ से खड्डा खोदा, तो फिर ये क्या होगा? ऊर्ध्वाधर काट। इसी ऊर्ध्वाधर काट को, इसी फॉर्मेट को बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। ये सवाल बनेगा, ये याद रखना। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका किसे बोलते हैं? वापस बोल रहा हूं, मृदा का ऊर्ध्वाधर काट को ही मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं। वो आपको ऐसे बनाएगा। ठीक है, ये आप अब इसमें देखो, ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं वैसे, बस आप तो एक फॉर्मेट समझ लो कि ऊपर तो ये पाई जाती है, ऊपर ये, नीचे ये। ठीक है, इस हिसाब से फॉर्मेट आपको याद रखना। क्लियर है? अब देखो, ए संस्तर व बी संस्तर का संयुक्त रूप सोलम कहलाता है। ये देखो, ए संस्तर हो गया, बी संस्तर हो गया, यहां तक मिट्टी है, नीचे पत्थर आ गए, तो सोलम आप बोलते हो ना, सोलम सोलम, इंग्लिश में आप सुना होगा सोलम। ठीक है, तो वो सोलम और ए और बी है, ये सी और डी नहीं है, याद रखना। ठीक है,
ऊपर वाले को, इसको एक और बी को बोलते हैं सोलम, याद रखना, ठीक है। ये मैंने बताया, इसका संयुक्त रूप है ना सोलम कहलाता है, ठीक है। आपको ये बोलेगा कि ऊपर ऊपर वाले को सोलम कहते हैं, नीचे वाले नहीं, ए और बी दोनों को मिला के सोलम कहा जाता है, यह बात याद रखना, ठीक है। सोलम लैटिन भाषा शब्द रूप है, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द रूप है, मैंने अभी आपको बोला था लैटिन भाषा का शब्द रूप क्या है, सोलम। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्लोर, ठीक है। मैंने अभी बोला था इसको फ्लोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोर। इसको लैटिन भाषा का में तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलम, और इसको फ्लोर बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या बोलते हैं, फ्लोर, क्या बोलते हैं, फ्लोर। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब मैंने बोली थी पृष्ठमर्दा, पृष्ठमर्दा का मतलब क्या, ऊपरी सतह। मैंने जस्ट अभी आपको बोला था पृष्ठमर्दा मतलब ये ऊपरी सतह। ये देखो मैंने डाल रखा है पृष्ठमर्दा मतलब ऊपरी सतह, ऊपरी संस्त्र की मर्दा है ना उसको पृष्ठमर्दा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलो, अवमर्दा ऊपरी सतह से पैतृक पदार्थ, मतलब ऊपरी सतह से पैतृक पदार्थ। ये देखो अवमर्दा बोला ना, यहां से ऊपरी सतह आ गई, ऊपरी सतह से यहाँ पैतृक पदार्थ, तो ये होगी अवमर्दा, क्या होगी, अवमर्दा। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। ये देखो अवमर्दा हो गई ऊपरी सतह से लेके पैतृक पदार्थ तक, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। आच्छादन, ये भी आपके सवाल आया था, शायद ये रीट में आया था, पता नहीं किस में आया था, लेकिन आया हुआ है। अध्ययन बोर्ड ने सवाल पूछा था कि आच्छादन किसे कहते हैं, तो याद रखना अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है विखंडन। अपक्षय और अपर्दन की क्रिया संयुक्त हो जाती है ना, तो उसको विखंडन कहते हैं। आपको तो अपक्षय, अपक्षय मतलब होता है कि कोई भी चट्टान होती है, चट्टान जो टूटती है ना, उससे टूटते जो मिट्टी बनती है उसको बोलते हैं अपक्षय, ठीक है। और अपर्दन, अपर्दन को मतलब अभी आपको पता है अपर्दन, जैसे मान लो मिट्टी है, कोई हवा चली यहाँ पर, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये कोई है, अब यहाँ पर मृदा के कण पड़े हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मृदा, अब यहाँ पर हवा चली, हवा चलते ही ये मिट्टी यहाँ से खिसक के आगे आगे की तरफ चली गई, ठीक है। या फिर यहाँ पर पानी आ गया, पानी से ये मिट्टी बहाव ले गई, तो मिट्टी का अपरदन हो गया, मतलब मिट्टी यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर वो मिट्टी नहीं रही, वो मिट्टी आगे कहीं और से ली गई, ठीक है। तो मृदा का क्या हो गया, अपर्दन। अगर अपर्दन और अपक्षय दोनों साथ साथ हो ना, उसकी संयुक्त क्रिया होगी ना दोनों, तो इसको आच्छादन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये सवाल पूछा हुआ है और वापस पूछेगा इसी पे रिपीटेशन, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, बातें क्लियर है। एक मिनट रुको। ठीक है, आगे चले अपन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आगे चलो। अब देखो चट्टान, चट्टान क्या होती है, मैंने आप क्यों बोला है, कोई चट्टान होती है, चट्टान का विखंडन होगा, अपक्षय होगा, तो फिर वो आके मिट्टी का रूप लेगी, आपको पता है। अब इसमें चट्टानों के कितने रूप होते हैं, एक तो आग्नेय चट्टान होती है, एक अवसादी चट्टान होती है, एक तो आग्नेय चट्टान होती है, एक अवसादी चट्टान होती है, और एक रूपांतरित या कायांतरित चट्टान होती है। शुरू शुरू में जो चट्टानें होती है वो आग्नेय होती है, आग्नेय के बाद में फिर ये अवसादी का रूप लेगी, अवसादी के बाद में फिर ये रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों का रूप लेगी। ये देखो इस टाइप की मैं लेके हुई आग्नेय चट्टानें, पहले ये आग से बनती थी, मतलब आपने देखा होगा बेसाल्ट चट्टानें, जो आपके पता है इधर दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश है ना, इस साइड में आपको पाई जाती है, कोटाबारा झालावाड़ की तरफ, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। वो जो अवसादी चट्टानें होती है ना, अब ये चट्टानें धीरे धीरे ठंडी होगी, ठंडी होती होती फिर इनका विखंडन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हवा चलेगी, बारिश होगी, तो इससे क्या मृदा के कण हट, मतलब पत्थर के कण मतलब घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं, तो फिर ये अवसादी का रूप होगी। फिर अवसादी के बाद में फिर ये कायांतरित, रूपांतरित, ये थोड़े बहुत इसका भी अपक्षय हो जाएगा, अपक्षय मतलब इसका भी विखंडन हो जाएगा ना बाद में, धीरे 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 धीरे, तो फिर ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के रूप में आ जाएगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टाने क्या होती है, ग्रेनाइट चट्टाने और बेसाल्ट चट्टाने, याद रखना। जो ग्रेनाइट चट्टाने होती है ना, ग्रेनाइट चट्टाने और बेसाल्ट चट्टाने होती है ना, उसको आग्नेय चट्टाने बोलते हैं, ठीक है। वो जो अवसादी चट्टाने आएगी ना, दूसरी अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टानों को बोलेंगे जो अपने चूना पत्थर व बलुआ पत्थर वाली, क्या होगी, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर वाली। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। हाँ जी, ठीक है।
आग्नेय चट्टाने समझ में आ गई। और अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने मैंने बोला था, अवसादी चट्टाने क्या होगी कि आग्नेय चट्टाने जैसे जैसे घिसेगी तो घिसती घिसती क्या हो जाएगी, वो चूना पत्थर व बलुआ पत्थर के रूप में आ जाएगी। याद रखना, अवसादी चट्टाने होती है वो चूना पत्थर होती है, बलुआ पत्थर होती है। अगर आपको एग्जामिनर यही फंसाएगा, जो ग्रेनाइट चट्टाने होती है, अगर आपको बोले ग्रेनाइट चट्टाने कैसे होती है, वो पूछेगा अवसादी होती है, आग्नेय होती है, रूपांतरित होती है, तो आपको जवाब देना है कि आग्नेय चट्टाने होती है। क्या होती है, आग्नेय चट्टाने होती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। और अवसादी होगी ना, अवसादी चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर कौन सी होगी, अवसादी चट्टाने होगी। ये बात आपको याद रखनी। वो आपको पूछेगी रूपांतरित व कायांतरित चट्टाने क्या होती है, क्या होती है रूपांतरित और कायांतरित चट्टाने। रूपांतरित और कायांतरित चट्टाने में आपको पता है इसके अंदर कौन चट्टाने होगी, एक क्वार्टजाइट आएगा, एक संगमरमर आएगा, एक शिस्ट आएगा, नीस आएगा। आपको पता है अरावली का निर्माण हुआ है, अरावली का निर्माण किन किन से हुआ है, अरावली का निर्माण हुआ है आपको पता है ग्रेनाइट से हुआ, नीस से हुआ, शिस्ट से हुआ, क्वार्टजाइट से हुआ, इनसे हुआ है ना। तो अब याद रखना, वो एग्जामिनर यही पूछेगा, जो ग्रेनाइट चट्टाने होगी ना, ग्रेनाइट चट्टाने ओनली आग्नेय चट्टाने, क्या है आग्नेय चट्टाने। और फिर वो पूछेगा कि क्वार्टजाइट कौन सी चट्टाने है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट होगी कौन सी अपनी, क्वार्टजाइट होगी अपने कायांतरित, कौन सी होगी कायांतरित। ये बात आपको याद रखनी है। अब वो पूछेगा अवसादी चट्टाने कौन सी होती है, अवसादी में और चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। आपको पता है जो अपने जो मरुस्थल के अंदर जो मिट्टी होती है वो बलुआ पत्थर से बनती है, किससे बनती है, बलुआ पत्थर से बनती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और जिसमें ये देखो, अब एग्जामिनर तो यहाँ तक तो पहुंच गए। अब वो पूछेगा कि रूपांतरित सल्कित पे होती है, असल्कित पे होती है, ठीक है। सल्कित या फोल्टेड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोल्टेड, और इसको अनफोल्टेड क्या बोलते हैं, नॉन फोल्टेड। नॉन फोल्टेड क्या बोलते हैं इसको, असल्कित को, असल्कित को नॉन फोल्टेड बोलते हैं। और सल्कित होती है, सल्कित के अंदर कौन सी आएगी, शिस्ट होगी, निस्ट आएगी। और असल्कित में कौन सी आएगी, क्वार्टजाइट आएगी, संगमरमर आएगी। और आपको पता है जो संगमरमर होता रहता ना, ये मकराना के नागौर में मिलता है और किशनगढ़ के अजमेर में मिलता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये मकराना में मिलेगा, मकराना में कहाँ पर है अपना, नागौर में, ठीक है। और किशनगढ़, किशनगढ़ कहाँ पर है अपना, ये पड़ा अजमेर पे। यहाँ पर कौन सी मिलेगी, संगमरमर मिलेगी, कौन सी मिलेगी, संगमरमर मिलेगी। और क्वार्टजाइट याद रखना, वापस बोल रहा हूँ, क्वार्टजाइट और संगमरमर कौन सी है, असल्कित है। और अगर आपको पूछे नीस्ट और शिस्ट कौन सी है, तो आपको जवाब देनी है सल्कित है। सल्कित में कौन सी है, मतलब रूपांतरित है, रूपांतरित में कौन सी है, सल्कित है। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। अवसादी चट्टाने मैंने बोल दिया और आग्नेय चट्टाने मैंने बोल दिया। अब आगे चलो, अब ये देखो ऊपर आग्नेय चट्टाने दिख रही है, आग्नेय पहले चट्टाने आग्नेय थी, और आग्नेय से कौन सी, अवसादी, अवसादी से कौन सी, रूपांतरित चट्टाने। ये तीनों आपको याद रखनी है, क्लियर है। आगे चले, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान क्या होता है, अब मृदा विज्ञान क्या होता है, मतलब सोइल साइंस, मतलब सोइल साइंस मतलब आपको पता है मिट्टी का भी विज्ञान होता है, इसके बारे में भी एक हर चीज़, मतलब इसका परीक्षण होता है, हर चीज़ होता है। तो याद रखना पेडोलॉजी, जो मृदा विज्ञान होता है उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। और जो मृदा का परीक्षण करता है, भाई ये मृदा कैसी है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये मृदा उपजाऊ है उपजाऊ नहीं है, इसके बारे में जो जानकारी करता है वो पेडोलॉजिस्ट करता है। क्या करता है, पेडोलॉजिस्ट। आपने, और जो इस पेडोलॉजिस्ट को आप पेडोजेनेसिस भी बोलते हैं, जिसको पेडोलॉजिस्ट, जो इसकी प्रक्रिया होती है ना, प्रक्रिया क्या होती है, इसको प्रक्रिया, मृदा परीक्षण की जो प्रक्रिया होती है ना, प्रक्रिया, उसको बोलते हैं अपन पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पेडोजेनेसिस। ये आपको बातें याद रखनी। अब बोलोगे सर कैसे, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो आप, ये लड़की है, ये लड़की क्या है, ये है पेडोलॉजिस्ट। क्या है, पेडोलॉजिस्ट। पेडोलॉजिस्ट क्या होता है, मैंने जैसे मान लो अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते हो, वो तो ऐसा बोलता है कि कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, या यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मतलब इस्ट आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा है, इस्ट, याद रखना, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट आ रहा है, गेस्ट्रोलॉजिस्ट आ रहा है, या फिर अपने इसमें गाइनोकोलॉजिस्ट आ रहा है। तो मतलब जिसके पास इष्ट आ जाए ना, तो वो मतलब परीक्षण या उसके बारे में डॉक्टर, मतलब उसका परीक्षण करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पेडोलॉजिस्ट है। क्या है, पेडोलॉजिस्ट, ठीक है। और ये बुक का मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं कोई ये बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसलिए समझा रहा हूँ कि पेडोलॉजी आपने सुना होगा, आपने एक साइंस आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या एक बुक है, क्या है, बुक किताब है, तो उसका नाम क्या है, बायोलॉजी, ठीक है। तो जैसे इसे पेडोलॉजी है, बायोलॉजी, पेडोलॉजी, साइकोलॉजी, आपने पढ़ा होगा, रीड, जो रीड के बच्चे तैयारी करते हैं उसको साइकोलॉजी, क्या होता है, साइकोलॉजी। तो इस हिसाब से इसका नाम है पेडोलॉजी। ये मृदा के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। मृदा विज्ञान के बारे में क्या होगी, अपने पेडोलॉजिस्ट जो परीक्षण करता होगा
और जो इसकी किताब होगी ना, किताब पढ़ने वाली, मृदा विज्ञान, उसको बोलेंगे पेडोलॉजी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, ये मैंने आपको, और जो इसकी प्रक्रिया होगी वो पेडोजेनेसिस होगी। ठीक है, ये बात याद रखना। अब मृदा निर्माण, अब मृदा का निर्माण कैसे होगा? मान लो आपको पता है अपने राजस्थान में कहीं कहीं भूमि ऊंची है, कहीं कहीं नीची है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर समतल भूमि है। तो उच्चावच मतलब इसका भी प्रभाव मृदा निर्माण की प्रक्रिया में आपको पता है उच्चावच का प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर ऊंची चट्टानें होगी वहाँ से पत्थर आएगा, जहाँ से हवा आएगी उससे प्रभाव होगा। मतलब उच्चावच का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है मिट्टी के निर्माण में। जलवायु, आपकी वहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क है, अर्ध शुष्क है, या फिर आपके मतलब अति आर्द्र है? अभी मैंने आपको बोला था कौन सी, पीठमेय मृदा। क्या बोला था अपन ने? पीठमेय मृदा। पीठमेय मृदा कहाँ पाई जाती है? पीठमेय मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ पर उच्च आर्द्रता होगी। क्या होगी? उच्च आर्द्रता। उच्च आर्द्रता कहाँ होगी? जहाँ पर मतलब बारिश होगी बहुत बड़ी, यहाँ पर मतलब वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के आसपास होगी। वो कौन सा आएगा? वहाँ पर वहाँ की जलवायु में कौन सी पाई जाएगी? पीठमेय मृदा। तो याद रखना। और जैसे आप इधर जाओगे मरुस्थल की तरफ जाओगे, मरुस्थल की तरफ जाते क्या होगे? वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ शुष्क मृदा पाई जाएगी। उस शुष्क मृदा के चक्कर में आपको पता है वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाएगी? मरुस्थलीय मृदा। तो आपको पता है यहाँ पर जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है और उच्चावच का प्रभाव भी पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, अपने को ये पता है। ठीक है, अब आ जाओ प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब हो गया कि वहाँ पर वनस्पति कैसी है? वहाँ पर सालर वन है या धोकड़ा वन है, या फिर वहाँ पर वनस्पति कौन सी है, वहाँ पर पेड़ कौन से, वहाँ पर पेड़ पौधे कौन से उगे हुए हैं, उनका भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पेड़ पौधों का प्रभाव कैसे पड़ेगा? पेड़ पौधे आपको पता है वहाँ पर सड़ेंगे, गलेंगे। आपको पता है हर आदमी को एक ना एक दिन मरना है, तो पेड़ भी मरते ही हैं। एटलीस्ट हर चीज़ की उम्र होती है। मैं भी मरूंगा, मैं भी मरूंगा और आप भी मरोगे, सभी मरेंगे। कोई यहाँ पर जीवित नहीं है, सब बायोलॉजिकल है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, हाँ, कोई नेता बोल देते हैं भाई मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, वो यार उनकी बात है, वो तो ऐसे ही है, उनका कुछ नहीं है। ठीक है, आप उन पर ध्यान भी मत दीजिएगा और राजनीति में पढ़ना भी मत। आप तो अपना काम है पढ़ाई करना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति मतलब वहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वनस्पति का इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर सालर वन पाया जाता है, या फिर आपको वहाँ पर आप जैसे आपको मैं वनस्पति का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उसमें अति सघन वन है या खुले वन है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब एक आता है समय। क्या होता है समय? समय का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई मिट्टी है, मिट्टी ये नवीन मिट्टी बनी है, बाद की बनी। एक आपने पढ़ोगी जल, खादर और बांगर। खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ होती है। बांगर क्या होती है? पुरानी जलोढ़ होती है। जो बांगर थी वो पहले खादर का रूप थी। क्या थी? खादर का रूप थी, याद रखना। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। ठीक है, नहीं, जो खादर थी ना, खादर होती है नवीन जलोढ़, और जो पुरानी जलोढ़ होती है ना, वो कौन सी होती है? अपनी जो खादर थी वो पहले बांगर का रूप थी। क्या थी? जो खादर पहले बांगर का रूप थी। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, उल्टा होता है इसमें थोड़ा सा, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर? अब ये आपको पता है जो मृदा है ना, मृदा मुख्य रूप से 2 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, या आपको मैंने बता दिया कि मृदा का निर्माण किस पर? ये उच्चावच का प्रभाव पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, प्राकृतिक वनस्पति का प्रभाव पड़ेगा और समय का प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दी डिटेल से। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आता है मृदा का प्रकार, कि मृदा कितने प्रकार की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मृदा आपको पता है मुख्यतः, वैसे तो प्रकार तो बहुत होती है, लाल पीली होती है, आपको पता है इनका गठन के आधार पर भी होता है। याद रखना, मृदा के बहुत सारे प्रकार होते हैं। मृदा के प्रकार होते हैं, आपको पता है गठन क्या, मृदा का गठन कैसा है? मृदा लोमी है, दोमट है, कच्छारी है, जलोढ़ है। इसके बारे में, सबके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे। ठीक है, अब फिर इसके बारे में बाद में आता है कि इसका गठन कैसे हुआ है। गठन का तो बता दिया। अब इसका रंग के आधार पर भी होता है। रंग के आधार पर ये लाल है, काली है, पीली है या मरुस्थलीय है, तो इस हिसाब से भी आपको बताएंगे आगे। ठीक है, जलोढ़ है कौन सी है। ठीक है, अब आपको पता है मुख्य तो है ना, ये 2 प्रकार की होती है। क्या? मेन अगर आप लोग है ना, तो मृदा 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी होती है? एक तो उर्वर होती है, उर्वर मतलब उपजाऊ। एक होती है अनुर्वर। अनुर्वर का मतलब होता है अनुपजाऊ। जैसे मान लो आपको पता है लवणीय मिट्टी में आप खेती नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। ठीक है, लवणीय मिट्टी में खेती करोगे तो होगी ही नहीं, तो इसको बोलेंगे अनुर्वर। मतलब यहाँ पर इसमें ये ऊसर मिट्टी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऊसर। तो यहाँ पर खेती नहीं होगी, ये उर्वर उपजाऊ मिट्टी होगी ना, उसी में ही खेती होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उपजाऊ मृदा ये आ गई उपजाऊ मृदा में आपको पता है रासायनिक तत्व पाए जाएंगे, जैविक पदार्थ का सही मिश्रण। याद रखना, वापस बोल रहा हूँ,
उपजाऊ मृदा में रासायनिक तत्व तो सब में होंगे, आपको पता है, लेकिन जैविक पदार्थ का सही मिश्रण, जिसमें जैविक पदार्थ और रासायनिक तत्व का सही मिश्रण होगा ना, वही आपको क्या कहलाएगा, उपजाऊ मृदा। आपको पता है, मैंने आपको पीठ में मृदा बताई थी, उसके अंदर बैलेंस बिगड़ गया, तो उसके अंदर 40 या 50% हो गया था क्या, आपने जैविक पदार्थ, तो वो इतनी उपजाऊ नहीं होंगी जितनी उपजाऊ ये होगी। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे चलें। मैंने बता दिया तरीके से उपजाऊ मृदा क्या होती है, रासायनिक तत्व और जैविक पदार्थ दोनों का सही मिश्रण होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, सही मिश्रण होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? ये मैंने बता दिया। आगे चलो, ये मैंने इसका बारे में चर्चा कर ली, ये बुक का कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी पेडोलॉजी क्या होती है उस हिसाब से। ठीक है, आगे बता देंगे। ठीक है, अब देखो मृदा के प्रकार के आधार, भाई मृदा के प्रकार के आधार कौन कौन से, ठीक है, मृदा प्रकार के आधार कौन से, मैंने भी बोला था गठन के आधार। गठन कौन सा, मतलब इसका लोमी मिट्टी है या फिर इसका बालुई मिट्टी है या पाँचू है या मरण में मृदा है, कौन सी मृदा है इसके बारे में। ठीक है, गठन, इसका गठन कौन सा आता है, गठन मतलब रंग, रंग मतलब ये लाल पीली काली है, और ये लोमी मिट्टी है या मतलब बलुई मिट्टी है या फिर कच्छारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, इस हिसाब से। ठीक है, उपजाऊ, उपजाऊ का मैंने बता ही दिया, अनुर्वर और उर्वर होता है। ठीक है, अब ये अब बात आपको याद रखिए। अब पहले अपन गठन के बात पे बात करें कि गठन के आधार पर इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, गठन के आधार पर प्रकार क्या क्या होते हैं, तो एक तो होती है बलुई, देखो एक तो होती है बलुई, एक होती है दोमट, एक होती है मरण में, एक होती है पांचू। ये बात आप याद रखें। ठीक है, पांचू, ये पांचू है ना, अभी आपको है ना, ये आपके आरबीएससी की किताबों में लिखा हुआ है पांचू नाम। क्या, वैसे तो इसको गाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गाद, इसको बोलते हैं गाद, इसको क्ले, क्ले मिट्टी आपका नाम सुना होगा, क्ले, क्ले, क्ले का हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है आरबीसी की किताबों में मरण में, क्या लिखा हुआ है, मरण में। ठीक है, ये बात याद रखना। दोमट, दोमट मिट्टी होती है लोमी, याद रखना, लोमी मिट्टी, दोमट, लोमी मिट्टी को दोमट मिट्टी बोलते हैं। लोमी मिट्टी हिंदी अर्ध, मतलब लोमी मिट्टी तो इंग्लिश का वर्ड आ गया और दोमट आ गया हिंदी का वर्ड, क्या आ गया, हिंदी का वर्ड आ गया। ये बात आपको याद रखनी है। बलुई मिट्टी को मतलब आपको बोलते हैं सैंड। ठीक है, ये बात। ठीक है, अब देखो इसमें है ना, ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये वाला सबसे मोटा, और फिर ये इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। याद रखना, ये सबसे बड़ा होता नहीं, ये बजरी का कण होता है। क्या होता है, बजरी। आप आप लेके आते होंगे बजरी, बजरी आप मकान बनाते होंगे, बजरी लेके आते हैं, उसके देखा और कण मोटे मोटे होते हैं। ठीक है, तो बजरी का कण सबसे मोटा होगा, और जो सैंड का कण होगा ना, वो उससे छोटा होगा। क्या होगा, सैंड का कण उससे छोटा होगा। ठीक है, याद रखना। और सिल्ट का कण, सिल्ट को बोलते हैं गाद, क्या बोलते हैं, गाद। गाद को अभी मैंने बोला पांचू, क्या बोलते हैं, पांचू। ये देखो, गाद को क्या बोलते हैं, पांचू, इसको बोलते हैं सिल्ट, इसको बोलते हैं सिल्ट, इसको बोलते हैं सिल्ट, याद रखना। ठीक है, और क्ले, क्ले मतलब हो गया मरण में। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ये चारों होती है, इनकी साइज के आधार पर होती है। इसकी जो साइज होती है ना, वो 2 mm से 4 mm तक होती है। mm क्या होता है, अभी आपको पता है, आपने कभी सुना होगा, आजकल पथरी भी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की होती है ना, कि भाई साहब मेरे 7 mm की पथरी है, मेरे 8 mm की पथरी है, मेरे 10 mm की पथरी है, मेरे 11 mm की पथरी है। तो आप में तो किसी कण को हो गया ना, किसी छोटे कण की साइज होती है ना, वो अब mm में मापा जाओ, क्योंकि mm एक छोटी मात्रक इकाई, क्या है, छोटी मात्रक इकाई है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो बजरी का कण क्या होगा, 2 mm से 4 mm तक होगा, और जो बालू का कण होगा वो 2 mm से 1/16 mm तक होगा, और जो पांचू का कद होगा ना, पांचू का कद होगा 1/16 mm से 1/256 mm तक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब चीका, चीका मिट्टी होती है, आपको पता है सबसे छोटा कण किसका होगा, चीका। ये देखो, ये चीका, ये चीका हो गया, ये चीका हो गया, ये गाद हो गया, गाद आ जाए या पांचू आ जाए, जो आपको नाम आ जाए वो टिका देना। ठीक है, और ये क्या हो गया, बलुई। ठीक है, और ये बजरी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब मेन चीज देखो, बजरी, बालू और गाद, चीका, अगर इसमें चारों कण है ना, इन चारों कण साथ साथ आते हैं ना, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इन चारों को। ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो मैंने बजरी भी ले ली, बाड़ू भी ले ली, पांचू ले ली, चिकन ली, इन चारों को मिक्स कर दूंगा ना, तो वो आ जाएगी जलोढ़ मिट्टी। आपको पता है पानी लेके आती है, नदियाँ लेके आती है ना पानी, वो छोटे कण भी लेके आती है, बड़े कण भी लेके आती है, सारे कण लेके आती है, तो इसीलिए उसको जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। क्या बोला, जलोढ़ मिट्टी। अगर आपको बोले कि नहीं बालू और पांचू और चीका, याद रखना, बालू, पांचू और चीका, इन तीनों का मिक्सर होना, तो इसको बोलेंगे दोमट मिट्टी। क्या बोलेंगे इसको, दोमट मिट्टी।
तो इसको दोमट मिट्टी बोलेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। दोमट मिट्टी क्या होगी, जिसमें बालू होगी, गाद होगी, चीका होगी, ठीक है। अब बोलेंगे सर कच्छारी मिट्टी क्या होती है, कच्छारी मिट्टी में होती है बालू और पांसू, याद रखना। अगर बालू और पांसू है ना, मतलब कौन सा, बालू प्लस पांसू, पांसू का मतलब हो गया गाद, ठीक है। अगर ये दोनों कण हो ना, तो इसको बोलेंगे कच्छारी मिट्टी, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। कच्छारी क्या होता है, बालू क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया। दोमट मिट्टी में क्या होगी, बालू भी आएगी, पांसू भी आएगी, चीका भी आएगी, ठीक है। जिसमें बालू, पांसू, चीका या मन में आए, ठीक है, ये तो क्या होगी दोमट मिट्टी। और कच्छारी मिट्टी क्या होगी, कच्छारी मिट्टी में आपको पता है गाद भी आएगा और बालू भी आएगा, ये गाद और बालू, ठीक है, याद रखना, ठीक है। बालू का मतलब ये बलुई मिट्टी, सैंड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पूछे कि जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, जिसमें बजरी भी है, बालू भी है, गाद भी है, चीका भी है, ठीक है, जिसमें चारों आ जाए ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने, अपने वो क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको बता रंग के आधार पर, मैंने बोला था रंग के आधार पर कौन सी होती है, ये काली भी होती है, काली पीली लाल पीली बहुत सारी इत्यादि बहुत सारी होती है। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे बहुत तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा मैंने बढ़ा दिया, रंग के आधार पर बता दिया, गठन के आधार पर बता दिया, और उपजाऊ और अनुपजाऊ के आधार पर भी बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेनेशन किया, ठीक। आओ ये देखो, अब बोलती है कि मृदा की परिभाषा। ये देखो बहुत से क्या होती है, बहुत सारे बुकों के बारे में आपको मृदा की परिभाषा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मृदा की परिभाषा क्या होगा, आजकल एग्जामिनर यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि ये मेन चीज़ क्या होता है, ये आपकी आरबीएससी की किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। और आरबीएससी की किताबों में जो लिखा हुआ है ना, तो उसके बारे में आपको देखना ही आ गया ना। चले आगे। अच्छा, अब मृदा की परिभाषा क्या क्या होती है, मृदा की परिभाषा। अब मृदा की परिभाषा भाई साहब सर्वप्रथम दी थी बेनेट ने। बेनेट ने, अमेरिकी मृदा विशेषज्ञ है बेनेट। अब बेनेट ने क्या बोला था, बेनेट ने ये बोला था कि मिट्टी, क्या मिट्टी भूपृष्ठ पर, किस पर, मैंने भी अब बोला था आप कौन से पृष्ठ पर है, भूपृष्ठ पर है, भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत। मैंने बोला असंगठित पदार्थ, असंगठित पदार्थ कौन कौन से हो गए, वायु हो गया, अपना पानी हो गया, जैविक पदार्थ हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, तो वो सारे क्या हो गए असंगठित पदार्थ। ये संगठित नहीं है, ये असंगठित है, याद रखना। संगठित आपको एग्जाम में ये बोलेगा कि मृदा क्या है, असंगठित है संगठित है, तो ये आप याद रखना है मृदा असंगठित रूप है, क्या है असंगठित रूप है। और ये ऊपरी परत है, कौन सी ऊपरी परत है, जो मूल चट्टानों व वनस्पति से योग से बनती है। मैंने आपको यही बोला था कि मूल चट्टानों और वनस्पति के योग से जो बनती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपरी परत की कौन सी असंगठित पदार्थों से बनी हुई ऊपरी परत, उसको डॉक्टर बेनेट ने इसकी परिभाषा दी है। मैं अपन ने यही पढ़ा था अपन ने शुरू में, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब जोफे और बारबेट क्या बोलते हैं, जोफे और मॉर्बेट बोलते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, क्या बोलते हैं, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, ये मतलब ये कृत्रिम रूप से नहीं बनाई है। आप मिट्टी को कभी भी कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, ये ओनली प्राकृतिक है। वो आपको ये बोलेगा मृदा प्राकृतिक है या कृत्रिम है, तो याद रखना मृदा कृत्रिम है। कौन सी प्राकृतिक, प्राकृतिक कौन सी प्राकृतिक है, जो पदार्थों, जो प्राकृतिक पदार्थों व प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। जिसमें जो प्राकृतिक, जो प्राकृतिक पदार्थ कौन से, खनिज हो गए, आपको पता है पानी हो गया, वायु हो गया, जैविक पदार्थ हो गए, उन पर प्राकृतिक बल लगते हैं। बल मतलब जैसे मान लो आपको पता है चट्टान होती है, चट्टान टूटती है, टूटती है कोई ना कोई फोर्स लगता है, कोई ना कोई बल लगता है, तभी तो टूटती है। आप तो ऐसे नहीं हो भाई, क्या नाम है, आप जाके मतलब लेग गेतीर हथौड़ा लेके फटाफट चट्टाने तोड़ते हो कि हाँ देखो मैं इसकी मिट्टी बनाऊंगा, नहीं तोड़ते हो ना, कितनी मिट्टी बनाओगे। तो ये ऑटोमेटिकली प्राकृतिक बलों से टूटती है, ठीक है। तो याद रखना प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है, ये जोफे और मॉर्बेट ने बोला, ठीक है। अब याद रखना यहाँ तक है परिभाषा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज व कार्बनिक अवयव के सहस्त्रों के अनुसार इनके भेद किए जाते हैं ना, गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के सहस्त्र के अनुसार। देखो मैंने अभी बोला था सेंसर के अनुसार, ये देखो एक लेयर हो गई, एक लेयर, सेंसर के अनुसार इसका अलग अलग भागों में बांटा जाता है कि कौन सा इसका मतलब कौन सी लाल मिट्टी है, कहीं से कौन सी काली मिट्टी है, इस हिसाब से अपने को आगे बांटेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है।
शास्त्रों के अनुसार इनके भेद किए जाते हैं, अलग अलग भेद किए जाते हैं। यह शास्त्र अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थ कौन सा, चट्टाने, जो मूल चट्टाने होती की आकारिक की, मूल चट्टान का आकारिक क्या है, उनकी भौतिक गुण, बनावट व रासायनिक गुणों व संगठन व जैविक लक्षणों पर भिन्नता दर्शाते हैं। इसके जैविक लक्षण क्या है, जैविक लक्षण मतलब क्या होते हैं, ठीक है। और इसके रासायनिक गुण कौन से, इसके रासायनिक गुण मतलब इसमें एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, कौन सा है, इसकी बनावट कैसी है, इसके आकार कैसा है, इसका भौतिक गुण कैसा है, इन पर भी ये मृदा के भेद डिपेंड किए जा सकते हैं। इनको मृदा को अपन बांट सकते हैं। याद रखना जोफ्रे और मॉर्बेट ने ये बोला है, आप तो यह याद रखना जोफ्रे और मॉर्बेट ने क्या बोला है, प्राकृतिक पिंड, जहां पर प्राकृतिक पिंड और प्राकृतिक बल आ जाए ना, वो जोफ्रे और मॉर्बेट ने दी है परिभाषा सीधी सीधी। ये तो आप दो शब्द याद रख लो, एक तो प्राकृतिक बल याद रख लो, एक प्राकृतिक पदार्थ याद रख लो, और एक प्राकृतिक पिंड। जिसमें सब में प्राकृतिक प्राकृतिक आ रहा ना, वो जोफ्रे व मॉर्बेट ने दी है परिभाषा। और बेनेट ने तो बिल्कुल क्या की है, जिसमें असंगठित पदार्थों से बनी है ना, वो किसने दी है, बेनेट ने। याद रखना बेनेट की परिभाषा आप तो सीधे सीधे शॉर्ट टर्म याद रखो। आप कितनी लंबी परिभाषा याद करोगे, ज्यादा लंबी परिभाषा आप याद कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि मेन चीज आप ये याद रख लो, कुछ मत करो। कि जो बेनेट ने तो कौन सी असंगठित पदार्थों की दी है, और जोफ्रे व मॉर्बेट ने प्राकृतिक बल और प्राकृतिक पदार्थों के बारे में चर्चा की, ठीक है। ये अपने को ये याद रखनी है, क्लियर है। आगे चलें बहुत अच्छे से। अभी आ जाओ बकमैन व ब्रेडी, क्या बकमैन व ब्रेडी ने भी दी थी। बकमैन व ब्रेडी, मर्दा एक प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक पिंड जोफ्रे और मॉर्बेट ने भी दी थी, याद रखना, ठीक है। लेकिन इसने इसमें प्राकृतिक बल और प्राकृतिक पदार्थ नहीं बोला, ठीक है। जोफ्रे और मॉर्बेट ने प्राकृतिक बल भी बोला है, प्राकृतिक पदार्थ भी बोला है, ठीक है। जो विच्छेदित मतलब अपक्षयित, विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों का परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका के रूप में विकसित हुआ। किसके रूप में हुआ, ये परिच्छेदिका के रूप में हुआ। मैंने अभी जस्ट बोला था परिच्छेदिका क्या होती है, ये देखो एक एक शब्दों पे गौर किया करो। मैं पढ़ा दिया ना, वो बिल्कुल लोहे की लकीरें मान लिया करो। ये मर्दा परिच्छेदिका मतलब इसको ऊर्ध्वाधर काट होता है ना, मर्दा परिच्छेदिका के बारे में बोल रहा है। किसके बोल रहा है, ये मर्दा परिच्छेदिका के बारे में बोल रहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित मतलब अपक्षयित, विखंडित है ना, ये अपक्षयित खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से, भाई खनिज पदार्थ, ठीक है, एवं कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों में परिवर्तनशील मिश्रण। आपको पता है परिवर्तन होगा, समय के अनुसार भी होगा, जलवायु के अनुसार भी होगा, उच्चावच के अनुसार भी होगा। परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है, मतलब परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है कि कहाँ कौन सी चट्टानें हैं, कौन सी मिट्टी है, कौन सी क्या है, ठीक है। इस हिसाब से परिच्छेदिका के रूप में विकसित होती है। इसको क्या बोला जाता है, अपने को मर्दा की परिभाषा दी है। और बेकमैन व ब्रेडी, याद रखना बकमैन व ब्रेडी ने क्या बोला था, मर्दा परिच्छेदिका के बारे में बोला। मर्दा परिच्छेदिका, अगर आपको शब्दों में, आपको सेंटेंस में मर्दा परिच्छेदिका मिल जाए ना, मेन इंपॉर्टेंट याद रखो, मर्दा परिच्छेदिका और प्राकृतिक पिंड मिल जाए तो कौन सा आएगा, बकमैन व ब्रेडी। अगर आपको जोफ्रे व मॉर्बेट का है तो प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक बल और प्राकृतिक पदार्थ, ये याद रखना है। और आपको पूछे कि नहीं आपको तो बेनेट ने क्या दी थी, बेनेट ने दी थी आपको सीधी सीधी बेनेट की याद रखनी है, असंगठित पदार्थ। तीनों परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। बेनेट का वापस बोल रहा हूँ, परिभाषा मैं आपको साथ के साथ याद करवाता हूँ। बेनेट ने तो दिया था कि आप असंगठित पदार्थों के बारे में, भाई मिट्टी है ना एक असंगठित पदार्थों का मिश्रण है, वो तो बोला था बेनेट ने। और जोफ्रे व मॉर्बेट ने बोला था कि प्राकृतिक पिंड है ना, ये प्राकृतिक पिंड है, और ये प्राकृतिक पदार्थ है ना जो प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन। ये किसने दिया था, जोफ्रे व मॉर्बेट ने। और बकमैन व ब्रेडी ने दिया था कि कुछ नहीं, ये तो मृदा परिच्छेदिका के बारे में बता रहा है क्या, कि ये एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित जो खनिज पदार्थ होते हैं ना उनको, और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से विकसित होते हैं, जिनका परिवर्तनशील मिश्रण होता है ना, उसको परिच्छेदिका बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिच्छेदिका। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण, ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है। आपको पता है ऊपर जो पृथ्वी है, पृथ्वी को आपको मिट्टी मिट्टी नजर आती है, कहीं कहीं आपको पता है पैंथालासा सागर भी है, आपको पता है हिंद महासागर भी है। लेकिन जहां जहां पर खंड भूभाग है ना, जहां पर मतलब ठोस धरातल है, उसके बारे में बात करें, ठीक है, ढकती है। तथा यह जल एवं वह वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर ही पौधों को यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती। क्या करती, जीविका प्रदान करती है ना, ये यांत्रिक आधार पर। क्या
ये यांत्रिक, अब सर बोलोगे ये यांत्रिक आधार क्या होता है? यांत्रिक का मतलब होता है, आप साइंस में जाओगे ना, फिजिक्स वगैरह में पढ़ोगे तो वहां पर आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आता है, मतलब एक आता है, मतलब आपने सुना होगा कर्ण और तरंग, वो एक होता है, ठीक है। ये होता है यांत्रिक आधार, मतलब मैकेनिक्स। ये आपको फिजिक्स वाले बच्चे हैं ना वो समझ जाएंगे, साइंस वाले बच्चे भाई मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है। तो यांत्रिक आधार पर मतलब कोई भी आप, ये ऑटोमेटिकली एक भौतिक प्रक्रिया है। क्या है? भौतिक प्रक्रिया है, मतलब ये ऑटोमेटिक, कोई ऐसा तो नहीं है भाई जादू से मिट्टी बन गई बूम, ऐसा तो है ही नहीं ना। मेन चीज है कि यांत्रिक आधार है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है, ठीक है, तथा जल एवं व वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करती है और इससे जीविका प्रदान होती है। क्या? इससे जीविका प्रदान होती है, याद रखना, ठीक है। आगे चलें बहुत अच्छे से, आगे मैंने आपको परिभाषा भी याद करवा दी बहुत तरीके से, आगे चलो, बहुत चलो, चलो। मृदा की, राजस्थान की मृदा व धरातलीय, अभी तो हुई थी मृदा के बारे में, भाई मृदा क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। अब अपन पूरी राजस्थान के बारे में क्या में चर्चा करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार की मृदा है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसके बारे में अपन पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। राजस्थान की मृदा व धरातलीय विका, याद रखना, उत्तरी व पश्चिमी भाग में है ना जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण होगी। याद रखना, आपको पता है, इधर आओगे ना, ये देखो ये राजस्थान का मैप है, ये आपका उत्तरी और पश्चिम, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इधर आपको पता है पहले 33 सागर था। क्या था? 33 सागर। 33 सागर की वजह से यहाँ पे आपको जलवायु धीरे धीरे शुष्क हुई, शुष्क हो, पहले यहाँ पर बहुत अच्छी थी, लेकिन हिमालय बढ़ने के बाद में क्या होगा, हिमालय बढ़ने के बाद में यहाँ पर ही शुष्क जलवायु होगी। ये शुष्क जलवायु के कारण आपको पता है यहाँ पर जो पश्चिमी और जो उत्तरी पश्चिमी वाला भाग है ना, इसमें आपको पता है किसका प्रभाव पड़ा है? जलवायु का। एग्जाम में आपको यही पूछेगा कि राजस्थान में उत्तरी व पश्चिमी भाग में किसके कारण मृदा विकसित हुई है, शुष्क जो मरुस्थलीय मृदा, वो किसके कारण विकसित? उसमें जलवायु परिवर्तन। और आप इस साइड में आओगे तो इधर वनस्पति का योगदान भी है, जलवायु का भी योगदान है और उच्चावच का भी योगदान है, याद रख, ठीक है। जलवायु का भी योगदान है, वनस्पति का भी योगदान है और प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक मतलब आपको पता है, इधर आओगे ना हाड़ौती की तरफ, हाड़ौती की तरफ आपको पता है बेसाल्ट लावा, मालवा का पठार आग्नेय चट्टानों के रूप में विकसित हुआ, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। तो ये दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में जलवायु का भी प्रभाव पड़ा है मिट्टी के बढ़ने के कारण, और वनस्पति का भी प्रभाव पड़ा है, प्राकृतिक जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक कारक, तीनों का प्रभाव पड़ा है। और आपको उत्तरी पश्चिमी बोले तो जलवायु परिवर्तनशील था। इस साइड में आएगा, इधर पहले 33 सागर का अवशेष था, इसके बारे में आपको याद रखना, ठीक है। और सामान्यतः जनरली है ना, अपने राजस्थान की मिट्टी अम्लीय है, ठीक है, याद रखना। आपको पता है कि 7 एक पीएच स्केल होता है, ठीक है, जो अम्लता व क्षारीयता का मापन करता है, ठीक है, अम्लता व क्षारीयता का मापन करता है। और इसके अंदर आपको पता है अगर कोई भी उसका माप अगर 7 से कम है ना तो वो क्या होगा? अम्लीय। अगर 7 से ज्यादा है ना उसका माप तो वो होगा क्षारीय। ये बात याद रखना, ठीक है। क्षारीय का ऊपर मतलब यार मृदा, मृदा मतलब सोइल, सोइल का क्या होगा? अगर अपन इसका माप करेंगे ना, ये किसी चीज का भी कर सकते हैं, किसी पदार्थ का भी कर सकते हैं, किसी फल का भी कर सकते हैं, किसी सब्जी का भी कर सकते हैं। तो मतलब पीएच इसके अगर 7 पे है ना तो ये उदासीन है, अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो क्षारीय है, अगर 7 से नीचे जा रहा है ना तो सीधे सीधा क्या होगा अपने? अम्लीय, ठीक है। तो अब सामान्यतः जनरली अपनी मृदा अम्लीय है। क्या अम्लीय? और लेटेराइट मृदा है ना अपने, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जो लेटेराइट मृदा पड़ती है ना, उसमें पड़ता है क्या बोलते हैं, वहां पे लेटेराइट मृदा पड़ती है, वो और भी ज्यादा अम्लीय है। उसका अम्लीय है ना, उसका अम्ल है ना वो 6 से कम है। क्या? उसका मान है ना 6 से कम है, याद रखना, मैक्सिमम 6 से कम है उसका मान, तो मतलब इससे और भी ज्यादा अम्लीय है वो। तो लेटेराइट मृदा, लाल लोमी मृदा मैं आपको आगे बताऊंगा बहुत अच्छे से तरीके से, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अधिकांशतः मृदा ना राजस्थान की, वो एक तो अधिकांशतः मृदा होती है ना, जलोढ़ है, वातोड़ है। अब बोले सर जलोढ़ मृदा क्या होती है? जलोढ़ मृदा में क्या होता है, मैंने भी आपको पहले भी बताया था, जलोढ़ मृदा में 4 मतलब बालू मिट्टी होती है, बजरी होती है, गाद होती है, चीका होती है। इन चारों से मिलके क्या बनती है? जलोढ़ मृदा। क्या बनती है? जलोढ़ मृदा। ये बात याद रखना है, ठीक है। और जो वातोड़ मृदा होते हैं, जो मतलब जलोढ़ मृदा उसको बोलते हैं जो जल द्वारा लाई गई, जो नदियों द्वारा लाई गई, जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लाई गई। एक होती है वातोड़ मृदा। क्या होती है? वातोड़ मृदा। वातोड़ मृदा क्या होती है? जो वायु के द्वारा लाई गई है, वायु। इसका आप संधि विच्छेद करना,
जब आप इसको संधि विच्छेद करोगे ना तब आपको पता पड़ जाएगा। तो वातोड़, वातोड़ मतलब वायु के द्वारा लाएगी और जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लाएगी, ठीक है। अब याद रखना जलोढ़, जलोढ़ में आपको पता पुरानी जलोढ़ भी होती है, नई जलोढ़ भी होती है, ठीक है। अब नई जलोढ़ होती है उसको खादर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। और इसका महीन कण होता है, क्या होता है, महीन कण। इसका अगर आपको बोले कि बांगर और खादर के अंदर सबसे महीन कण किसका होता है, इन दोनों की मैं तुलना करूंगा ना तो महीन कण खादर का होता है, याद रखना। किसका होता है, महीन कण खादर का होता है, याद रखना, ठीक है। इसका थोड़ा मोटा होता है इसकी कंपेरिजन में, ठीक है। अब आप बोलोगे ये जलोढ़ मृदा, नई जलोढ़ मृदा कहाँ होती है। अब नई जलोढ़ मृदा आपको पता है, मैं अभी आपको बताऊँ, जो राजस्थान का कृषि वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके अंदर आपको जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डीग, ये याद रखना, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और डीग, यहाँ पर नई जलोढ़ पाई जाती है। जो अपने कृषि विभाग का वो है मृदा वर्गीकरण, उसके बाद उसमें बताऊंगा आपको, बहुत शानदार, ठीक है। आगे चलो, आपको एक सवाल गायब नहीं होगा, चिंता मत करो, मस्त रहो आप तो, बिल्कुल शानदार। जितना मैंने पढ़ा दिया ना राजस्थान में, कोई भी आपको बोल रहा हूँ इस मैटर से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये आप मैटर पढ़ लेना और आए हुए सवाल पढ़ जाना और कुछ मत पढ़ना, बस आपका काम हो गया। ये मैंने बिल्कुल सारा कलेक्शन कर दिया, एनसीईआरटी का भी कलेक्शन कर दिया, आरबीएससी का भी कर दिया, सबका कर दिया। आपको कोई कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। आगे चलो, बांगर और खादर बता दिया। खादर कहाँ पाई जाती है, नई जलोढ़, जयपुर, अलवर, भरतपुर, डीग और सवाई माधोपुर। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में भी, ठीक है। अब ये लो अपन ने पढ़ दिया। अब ये देखो पोलज, पोलज भूमि क्या होती है। अब मेन चीज क्या होती है, पोलज भूमि। पोलज भूमि वो होती है वह भूमि उसके अंदर हर साल खेती होती है, मतलब उसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। वह भूमि जिसमें लगभग प्रतिवर्ष कृषि के अंतर्गत रहती, प्रतिवर्ष कृषि के अंतर्गत रहती है, उसको पोलज भूमि बोला जाता है। मतलब हमेशा वो कृषि के अंदर रहती है, उसके अंदर कृषि होती है। कभी कौन सी खेती हुई, हर साल खेती होगी उसमें, हर साल, ठीक है। लगभग 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 कोई एक दो साल छूट जाएगा, मामूली से, इतना नहीं। अब आप बोलोगे यार नहीं सर हर साल ही होनी चाहिए, वो बात नहीं होती है। कभी कभी बीच में गैप भी आ जाता है, कोई यार मान लो कोई किसी का मान लो कोई शादी ब्याह हो, तो फिर वही चीज़ है ना, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। मृदा प्रयोगशाला, मृदा प्रयोगशाला क्या होती है। अब इसका मृदा प्रयोगशाला कहाँ पर है, अभी आपको पता, अगर जो काजरे ने जो मृदा प्रयोगशाला बनाई है ना, वो तो कहाँ बनाई है, जैसलमेर, चांदन जैसलमेर में। कहाँ बनाई, चांदन जैसलमेर में। और जो उदयपुर में है जो मृदा प्रयोगशाला, मृदा प्रयोगशाला दो है अपने, एक तो चांदन जैसलमेर में जो काजरे के द्वारा स्थापित की गई है, और जो उदयपुर में है ना, उदयपुर में वो केंद्र सरकार है, क्या है, केंद्र सरकार ये उदयपुर में, ये बात याद रखना, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ठीक है। मृदा प्रयोगशाला अपने राजस्थान में दो है, ठीक है। अब मृदा उकर्षण क्या होता है कि मृदा उर्वरकता में ह्रास, मतलब ह्रास, इसको ह्रास बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। मृदा उर्वरकता में ह्रास मतलब हो गया कि मृदा की उर्वरकता में कमी। वहां पर आपको बताया, यहाँ पर जिसमें उर्वरक होगी भूमि तो उसी में तो खेती बाड़ी होगी, ठीक है। तो मृदा अवकर्षण का मतलब, कोई बोले मृदा अवकर्षण क्या होता है कि मृदा उर्वरकता में, या फिर वो जमी है ना उसकी कमी, उसकी उर्वरकता में ह्रास हो गया, मतलब उसकी उर्वरकता में कमी होगी, क्या उसकी उसकी उर्वरकता में कमी होगी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी, तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। मृदा प्रयोगशाला कहाँ है, उदयपुर में है, जो केंद्र सरकार द्वारा है, और चांदन जैसलमेर में जो काजरी के द्वारा है। पोलज भूमि, उसको ये आया हुआ सवाल है, याद रखना, ये भी सवाल आया था, ठीक है। पोलज भूमि है ना, पोलज, या अध्ययन बोर्ड ने पूछा था सवाल, पता नहीं कौन से एग्जाम पूछा, लेकिन आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो लगभग प्रति वर्ष जो कृषि कृषि के अंतर्गत रहती है उसको पोलज भूमि बोलते हैं। मृदा अवकर्षण मतलब उसकी उर्वरकता में कमी, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। अब ये लो, अब मृदा के सामान्य प्रकार है, तो ये अपने इसको आज शायद थोड़ा सा टाइम हो गया मेरे हिसाब से, चलो कोई ना, अपनी ये अगली क्लास है ना, इसमें आपको पता है इसके अंदर पूरी, एक तो अपना मृदा का वर्गीकरण लेंगे, सामान्य वर्गीकरण लेंगे, अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण भी लेंगे, और कृषि के अनुसार भी वर्गीकरण लेंगे, फिर इसके मृदा का अवनयन के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन बिल्कुल सारा डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक चीज़, ठीक है। तो आप मस्त रहिएगा, मैं अगली क्लास कल लेके आएंगे, कल अपन इसको बढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप, मस्त। मैंने एक एक चीज़ डिटेल से बताई है, और आप इसका आगे से पढ़िएगा, बहुत इसको एक दो बार रिपीट कर लो, फिर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो कोई एनसीईआरटी निकालनी है, ना कुछ आरबीएससी पढ़नी है, कुछ भी मत पढ़ना, आप तो ये पढ़ लेना मेरा कंटेंट, और एग्जाम में जाके चल जाना, सीधा खत्म बात। पीवाईक्यू सोल्व करना, प्रीवियस ईयर को कोई भी पेपर ले, कोई भी ले आओ आप, किताब ले आओ, कुछ भी, कोई भी, खूब सारी मिलती है मार्केट में, कोई सी भी ले आओ आप, तो
PYQs की, वो सोल्व कर लो और ये सोल्व कर लो, इसके बारे में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेरा वादा है, ठीक है, चिंता ही मत करो आप, ठीक है। ओके, और मैं कह अगर आपसे सवाल सोल्व नहीं हो ना, तो राजस्थान में किसी भी बच्चे से सवाल सोल्व नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तुक्का लग जाए वो बात है, लेकिन भाई साहब नहीं होगा, क्योंकि अपना मैटर ही है, अपना मैटर में दम है यार, मेरे को पता है, ठीक है। तो आप मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्लास को देखिएगा, बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आए कुछ कमेंट कर दीजिएगा, और ये क्लास अपने भाई बहनों को सभी को शेयर कीजिएगा, उनको भी लाभ मिले, ठीक है। और इसका एक बात और याद रखिएगा, मेन बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करते क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके भाइयों के पास या फिर किसी के पास, आप उसको देखोगे, बार बार समझ में आएगी वो चीज़ें, ठीक है। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कोई भी चीज़ आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगली क्लास नेक्स्ट अपनी कल आएगी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।